नमस्कार, मैं डॉक्टर रविश कुमार सोनी आज के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज की टॉपिक व्यक्तियों की कुल आय की गणना कैसे और किस तरीके से किया जाता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। कुल आय की गणना यूजी व पीजी दोनों ही छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता को निम्नलिखित 7 भागों में विभाजित किया गया है। एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों की संस्था या व्यक्तियों का समूह, कंपनी, स्थानीय सत्ता, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। ये करदाताओं के कर निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन जो है इस पर किया जाएगा। आज के वीडियो में हम यहाँ पर एक व्यक्ति इंडिविजुअल इसके कुल आय की गणना के बारे में हम चर्चा करें। एक व्यक्ति से तात्पर्य मानव मात्र ह्यूमन बीइंग से है। एक व्यक्ति में स्त्री, पुरुष, अवयस्क बच्चा अथवा स्वस्थ अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क का कोई भी व्यक्ति शामिल है। एक व्यक्ति को अपनी कुल आय पर विभिन्न आय के खंडों पर भिन्न भिन्न दरों से आयकर चुकाना होता है। एक व्यक्ति की आय की गणना जब हम करते हैं तो उसमें यहाँ पर व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसे माना जाता है। व्यक्तियों का कर निर्धारण यानी कि कुल आय की गणना हम जब करते हैं तो एक व्यक्ति करदाताओं के कर निर्धारण के अंतर्गत दो मुख्य बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है या दो बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला, करदाता की संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य आय की गणना। दूसरा, कर योग्य आय पर आयकर की निर्धारित दरों के अनुसार कर दायित्व की गणना। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में करदाता की संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य आय की गणना के संबंध में चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति इंडिविजुअल की आय की गणना। यहाँ हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति की आय की गणना, तो एक व्यक्ति को अपने स्वयं की विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हुई आय के अतिरिक्त विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत यानी आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 शीर्षक दिए गए हैं आय के लिए। किसी भी व्यक्ति के आय के साधन 5 शीर्षकों के अंतर्गत हो सकता है। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। तो इसमें संस्थाओं के सदस्यों से आय उसको मिलती है, अन्य संस्थाओं से भी, तथा कुछ आय अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी होती हैं जिनको एक व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है। इनके शामिल करने के संबंध में हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता पहला, दूसरा व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के समूह की सदस्यता से, तीसरा कंपनी की सदस्यता से, चौथा अन्य व्यक्तियों की आय कुल आय में शामिल होना अथवा आयों का मिलाना। तो यहाँ हम पहले देखते हैं हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता से। किसी व्यक्ति द्वारा एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की आय से मिली हुई राशि पर ना तो कर लगता है और ना वह उसकी कुल आय में शामिल की जाती है, चाहे परिवार ने कर दिया हो अथवा नहीं। परंतु परिवार के किसी सदस्य ने यदि अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कोई आय प्राप्त की हो तो उस पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होता है। यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने परिवार की संपत्ति में परिवर्तित कर देता है तो उसकी परिवर्तित संपत्ति से आय उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल होगी, परिवार की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट, व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के समूह की सदस्यता से। इनके सदस्यों को जो व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह से आय प्राप्त होती है उसके संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे पहला, यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय पर अधिकतम सीमांत दर से अथवा उससे उच्चतर दर से कर लगा है तो सदस्य की आय का भाग उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय पर कोई आयकर लगने योग्य नहीं है तो उसके सदस्य को इससे प्राप्त आय के भाग को अपनी कुल आय में शामिल करके आयकर देना होगा। तीसरी बात, यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह ने अपनी कुल आय पर कर की सामान्य दरों से आयकर चुकाया है तो सदस्य की आय का भाग सदस्य की
अपनी कुल आय में शामिल होगा, किंतु उस पर आयकर नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह होता है कि सदस्य को आय के इस भाग पर आयकर की औसत दर से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तीसरी पॉइंट, कंपनी की सदस्यता से। इसका अभिप्राय कंपनी के अंशधारियों के रूप में प्राप्त लाभांश से होता है। यदि घरेलू कंपनी से अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है तो यह अंशधारी की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, अन्य व्यक्तियों की आय, कुल आय में शामिल होना अथवा आयों का मिलाना। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण कर देता है तो ऐसी आय हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल होगी। संपत्तियों के खंडीय हस्तांतरण पर ऐसी संपत्तियों से आय हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल होगी। कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति के जीवन साथी की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल होगी। एक अवयस्क बच्चे की आय उसकी माता अथवा पिता जैसी भी परिस्थिति हो कि कुल आय में शामिल होगी। अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित संपत्तियों से यदि हस्तांतरणकर्ता के जीवन साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है तो ऐसी संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में शामिल की जाएगी। तो ये जो बातें हैं, 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई, तो ये दिए गए मदों का पूर्ण विवरण होता है। और आय का मिलान ये आपका आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है जिसके अंतर्गत इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। कुल आय गणना करने की विधि। कुल आय या कर योग्य आय की गणना किस तरीके से की जाती है? तो सर्वप्रथम हम पहले ये देखते हैं कि आय के 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय की गणना करदाता की निवास स्थिति के आधार पर। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 शीर्षक दिए गए हैं। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय के अंतर्गत इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय का किसी भी व्यक्ति की आय की गणना की जाती है। इसमें आगे मैं इसका स्पष्टीकरण भी बता दूंगा कि भाई जो आय के 5 शीर्षक हैं इसके अंतर्गत कुछ बातों को ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात है मानी गई आय, धारा 60 से धारा 64 तक। मानी गई आयों को करदाता की आय में मिलाना, आयकर अधिनियम की धारा 60 से 64 तक। इसमें 60 से 64 धाराओं में आय के मिलान की एक अलग इसका भी चैप्टर है, वह भी आपको देखना होगा। तीसरी बात, किसी शीर्षक की हानि, आगे लाई हुई हानियां, अशोधित ह्रास, अशोधित छूटे आदि। हानियों की पूर्ति, विभिन्न जो शीर्षक हैं इससे संबंधित चालू गत वर्ष की हानियों, पूर्व वर्षों की आगे लाई गई हानियों एवं अशोधित ह्रास को नियमानुसार इसमें घटाया जाएगा। धारा 80C से 80U तक के अंतर्गत प्राप्त कटौतियां, तो आपको विदित होगा धारा 80 से 80U तक के, इसमें विभिन्न प्रकार की कटौतियां दी जाती हैं। इन प्राप्त कटौतियों को माइनस किया जाता है। इसके पश्चात कुल आय या कर योग्य आय को पूर्णांकित करना होता है। तो यहाँ पर पूर्णांकित करने का तात्पर्य करना, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। यदि किसी करदाता की कुल आय की राशि 10 से पूर्णतः विभाज्य न हो, अर्थात उसकी कुल आय में 10 रुपए का कोई अंश शामिल हो, तो यदि 10 रुपए का वह अंश 5 अथवा 5 से अधिक हो तो उस अंश को बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। यदि वह अंश 5 से कम हो तो उस अंश को छोड़ दिया जाएगा ताकि उसकी कुल आय 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अर्थात सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 3,20,196 रुपए है तो इसे हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, 3,20,200 रुपए से पूर्णांकित कर दिया जाएगा। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं कुल आय की गणना करने की जो विधि है। तो इसके अंतर्गत हमें देखते हैं किसी व्यक्ति इंडिविजुअल की कुल आय की गणना जो की जाती है तो उसमें सर्वप्रथम हमको
हम आय के 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय की गणना करदाता की निवास स्थिति के आधार पर करनी होगी। इस आय में शामिल की जाने वाली दूसरे व्यक्तियों की आय तथा अन्य मानी गई आय शामिल करते हैं। इसके पश्चात किसी शीर्षक की हानि, आगे लाई हुई हानियां, अशोधित ह्रास, अशोधित छूटें आदि जो हैं इनको घटा देंगे। इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आपको दिया गया है। जो शेष राशि बच जाती है उसे सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक के प्राप्त कटौतियों के संबंध में कटौती करने के पश्चात जो शेष बचता है उसे कुल आय कहते हैं। अब यहाँ पर 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय की गणना करदाता की निवासी स्थिति के आधार पर करते हैं। तो ये 5 शीर्षक जो हैं उसको यहाँ पर देखना होगा। आय के 5 शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करदाता की निवास स्थिति के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको स्पष्टीकरण होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। यदि प्रश्न में प्राप्त वेतन दिया हो तो इसका आशय है कि इसमें से धारा 16 की कटौतियां जैसे कि मनोरंजन भत्ता, नियोजन कर, व्यवसाय या पेशा कर की रकमें को जो है नहीं घटाया गया है, अतः इन्हें नियमानुसार घटा देना चाहिए। शेष रकम करदाता की कर योग्य आय होगी। दूसरी बात, यदि वेतन से आय गणना की गई या संगठित कंप्यूटेड दी हो तो इसका आशय है इसमें से धारा 16 की कटौतियां घटाई जा चुकी हैं, अब इन्हें पुनः नहीं घटाया जाएगा। यहां पर ये स्पष्टीकरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार प्रश्न में ये इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। इसी प्रकार मकान संपत्ति से आय संगठित कंप्यूटेड दी हो तो वैधानिक कटौती शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% नहीं घटाया जाएगा यदि संगठित दिया हुआ है। तो यदि मकान संपत्ति से प्राप्त किराया दिया गया है तो इस किराए की रकम में से इसका 30% वैधानिक कटौती घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि लॉटरी या घुड़दौड़ से आय या जीती हुई रकम दी है तो इसे सकल नहीं बनाएंगे, दी गई रकम ही कर योग्य होगी। यदि लॉटरी की जीत या घुड़दौड़ की जीत से प्राप्त रकम दी है तो इसे सकल बनाकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य करके कुल आय की गणना की जाएगी। कुल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये प्रोफार्मा प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप से आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सकल कुल आय और कुल आय की गणना में किन किन चीज़ों को लिया जाता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति की आय 5 विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत होती है, जिसमें पहला वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा व्यापार पेशे से लाभ, चौथा पूंजी लाभ, पूंजी लाभ जो है दीर्घकालीन और अल्पकालीन। 5वां पॉइंट में आते हैं इनकम ऑफ अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। तो ये साधन अन्य साधनों से आय के अंतर्गत आकस्मिक आय और अन्य साधन से आय, इन सब का टोटल जो होता है वह ग्रास टोटल इनकम होता है। ग्रास टोटल इनकम में हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक का जो भी डिडक्शन मिलता है उसको माइनस करते हैं। माइनस करने के पश्चात जो शेष राशि बच जाती है वही कुल आय कहलाती है। अब इसके समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न जैसे कि मैंने लिया है, इसमें श्रीमती के दत्ता सरकारी कर्मचारी का 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय का विवरण निम्नलिखित है। पहला दिया है वेतन 10,000 रुपये प्रति माह तथा उसका दौरे पर जाने का भत्ता 4,000 रुपये था। उसके द्वारा यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय 3,500 रुपये था। वह
10% की दर से प्रोविडेंट फंड में अंशदान देती हैं, जिस पर सरकार भी समान अंशदान देती हैं। उनके प्रोविडेंट फंड का ब्याज 4,000 रुपये हुआ। वह 2 मकान की मालकिन भी हैं। उनमें से एक 2,400 रुपये प्रति माह किराए पर उठा हुआ है तथा दूसरे में वह स्वयं रहती हैं, जिसका वार्षिक किराया मूल्य 16,000 रुपये है। उन्होंने 1,500 रुपये पहले मकान के संबंध में तथा 1,700 रुपये दूसरे मकान के संबंध में भूमि का किराया तथा बीमा के खर्चे के भुगतान किए। दोनों मकान के संबंध में भुगतान किए गए नगर पालिका कर क्रमशः 600 रुपये और 650 रुपये है। उन्होंने 600 रुपये दोनों मकानों की पुताई तथा अन्य छोटपुट जो खर्चे हैं वह मरम्मत के रूप में किए। उन्होंने वर्ष में 5,000 रुपये सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में तथा 1,400 रुपये एक सीमित कंपनी से लाभांश के रूप में प्राप्त किए। उन्होंने अपना जीवन बीमा कराया है तथा 2,500 रुपये 2,500 रुपये वार्षिक प्रीमियम भुगतान करती हैं। उन्होंने जीवन बीमा पॉलिसी वर्ष 2012 में 50,000 रुपये की ली थी। श्रीमती के दत्ता ने अपने मित्र से गत वर्ष में कुछ उपहार भी प्राप्त किए। फरवरी 2019 में 58,000 रुपए का अपने पति के भाई से उपहार तथा मार्च 2019 में 27,000 का उपहार अपने मित्र से प्राप्त किया। श्रीमती के दत्ता के नियोक्ता ने 13,400 रुपए की लागत का एक रसोई सेट किचन सेट उन्हें उपहार में दिया। श्रीमती के दत्ता की कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कुल आय की गणना कीजिए। तो आइए हम इसमें आय की गणना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट है, कुल आय की गणना हम करते हैं। तो प्रश्न अनुसार सबसे पहले हम चलते हैं वेतन से आय। तो श्रीमती के दत्ता को वेतन से आय है, जिसको कि वेतन प्रति माह 10,000 रुपये मिलता है। इनको यात्रा खर्च भी मिलता है। तो यहाँ पर उसका वेतन जो है 10,000 रुपये प्रति माह, यानी कि वार्षिक उनको 1,20,000 रुपये उनकी वेतन होती है, वेतन से आय। यात्रा भत्ता उनको मिलता है 4,000 रुपये, लेकिन वास्तव में उनका खर्च कितना है 3,500 रुपये। तो एक्सेस जो अमाउंट होगा वो सकल कुल आय में शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हुआ 500 रुपये। तो यहाँ उसका सकल वेतन कितना हुआ 1,20,500 रुपये। अब सकल वेतन में तो यहाँ पर मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको 40,000 रुपये का मिलता है। तो 40,000 रुपये सकल वेतन में से माइनस कर दी जाएगी, तो उनका शुद्ध वेतन कितना आ जाएगा 80,500 रुपये। ये आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी, कर योग्य वेतन। तो हम ये कह सकते हैं श्रीमती के दत्ता का कर योग्य वेतन 80,500 रुपये है। दूसरे हेड में आते हैं, मकान से संबंधित है। श्रीमती के दत्ता के पास 2 मकान हैं। 2 मकान में से एक मकान जो है एग्जम्प्टेड हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, जहां पर वो स्वयं रह रही हैं वह मकान एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसकी राशि नील हो जाएगी। हाँ, यदि लोन वगैरह लेती हैं तो वो आएगा। तो पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है, ये इसकी वैल्यू नील हो जाएगी। दूसरा लेट आउट है, यानी किराए पर दिया गया है, तो इसकी वार्षिक किराया मूल्य जो है वह कितना है, कितने पर किराए पे दिए हैं, प्रश्नानुसार 2,400 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया हुआ है। तो 2,400 रुपये प्रति माह पर उठाई हैं, तो उनका वार्षिक किराया कितना हो गया 28,800 रुपये, 28,800 रुपीज। ये हो गया इनका वार्षिक मूल्य। अब वार्षिक मूल्य में नगर पालिका कर भी है। नगर पालिका कर चुकाई है इन्होंने कितने का 600 रुपये का। तो माइनस कर देंगे वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका मूल्य 600 रुपये, माइनस करने के बाद आ जाता है 28,200 रुपये। ये होगा शुद्ध वार्षिक मूल्य। मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य 28,200 रुपये आएगा। शुद्ध वार्षिक मूल्य पर 30%
की क्या मिल जाएगी, उनको डिडक्शन मिलेगा। शुद्ध वार्षिक मूल्य पर 30% उनको डिडक्शन मिलेगा। तो 28,200 रुपए का 30% कितना हो जाएगा, 8,460 रुपए। ये शुद्ध वार्षिक मूल्य में से घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो शेष राशि होगी वह मकान संपत्ति से कर योग्य आय मानी जाएगी। तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी, ये 19,740 रुपए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अन्य साधनों से आय। इनको व्यापार पैसे से कोई लाभ नहीं हुआ है, पूंजी लाभ जो है इससे भी कोई किसी भी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन प्रश्न अनुसार नहीं है। तो प्रश्न अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय में सरकारी जो प्रतिभूति है, सरकारी प्रतिभूति की ब्याज इनको मिला है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं सरकारी प्रतिभूति से क्या मिला है। इनको दिया हुआ है, उन्होंने वर्ष में 5,000 रुपए सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में तथा 1,400 रुपए एक सीमित कंपनी से लाभांश के रूप में प्राप्त किए हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज इनको कितना मिला है, 5,000 रुपए मिला है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 5,000। दूसरा, उनको गिफ्ट भी मिला हुआ है, किचन सेट, जो कि किनसे मिला है, श्रीमती के दत्ता के नियोक्ता ने दिया है। 13,400 रुपए लागत की उन्हें एक किचन सेट उपहार स्वरूप मिला है, जो कि 5,000 रुपए से अधिक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए से अधिक है। मिला कितना है, 13,400 रुपए। तो 13,400 रुपए जो मिला हुआ है उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 8,400 रुपए। और अदर इनको गिफ्ट जो मिला है फ्रेंड से, दोस्त से, पति से, वह एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 8,400 प्लस 5,000, तो ये कितना हो गया आपका, 13,400 रुपए। तो अन्य साधनों से कर योग्य आय 13,400। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न अनुसार इनको 3 हेड से आय हुई है, वेतन से, मकान संपत्ति से और अन्य साधन से। इन तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो इनका सकल कुल आय आएगा। सकल कुल आय, सकल कुल आय तीनों हेड से कितना हो गया, 1,13,640 रुपए। अब सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक के कटौतियां जो हैं वो प्रदान की जाएंगी, कटौतियां दे दी जाएंगी, वह उसमें से माइनस हो जाएगा। तो डिडक्शन माइनस करेंगे सकल कुल आय में से। यहाँ पर सकल कुल आय में से जो डिडक्शन मिलता है इनको यहाँ पर 80C के अंतर्गत, 80C के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड पर मिलता है और लाइफ इंश्योरेंस पर। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है नियोक्ता और कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ही कितना है, एग्जम्पशन 12% तक के है, और इस पर ब्याज कितना है, 9.5% तक, यानी कि 9.5% तक के। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस पर इसको प्रीमियम कितना उन्होंने दिया है, 2,500 रुपए, जो कि 2,500 रुपए पूरा हो जाएगा 5,000 तक के इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पर 12,000 रुपए उसका अंशदान है। तो अंशदान 12,000 रुपए कैसे हो जा रहा है कि ये 10% अंशदान दे रहे हैं, जो कि 12% से कम है, 12% से कम है। तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी इसकी छूट मिलेगी। इनका वेतन कितना है, 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 का 10% कितना हुआ, 12,000, जो कि इनका अंशदान जो है 12% से कम है, 10% है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कितना दिए हैं उन्होंने, 2,500 रुपए। तो 12,000 प्लस 2,500, टोटल कितना हो गया, ये 14,500 रुपए। ये सकल कुल आय में से घटा दी जाएंगी और जो शेष राशि बच जाएगी 99,140 रुपए, यह श्रीमती के दत्ता की कुल आय कहलाएगी। अब यहाँ पर 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया गिफ्ट के संबंध में, उसे आप नोट कर लेंगे। फरवरी 2019 में अपने पति के भाई से उपहार इसलिए कर योग्य नहीं होगा क्योंकि पति का भाई भी रिश्तेदार की श्रेणी में आएगा। दूसरा, मार्च 2019 में जो उपहार मिले हैं वह मित्र से मिले हैं, इसलिए कर योग्य नहीं होगा
क्योंकि इसकी रकम जो है 50,000 रुपए से कम है। आशा करता हूं इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरीके से व्यक्ति की कुल आय की गणना समझाई है और आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें तो इसके लिए यहाँ पर बेल आइकॉन दिया हुआ है, उस बेल आइकॉन को आप प्रेस करिए, ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो वह सबसे पहले आपको मिल जाए। यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई कमी है या कोई आपकी तरफ से कोई सजेशंस है तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें आप अपने सजेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।